गुड मॉर्निंग। चलो, क्या है अभी, क्या देखने का है आज? ओके, लास्ट लेक्चर नहीं हो पाया फ्राइडे का। नेट का प्रॉब्लम था, वो आ गया था, स्टार्ट हो गया था, लेकिन वापस उसका कट हो गया शायद, तो इसलिए नहीं हो पाया। ओके चलो, तो क्या क्या हुआ है थर्सडे के लेक्चर में? क्या क्या हुआ था? एक तो हुआ था कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने का। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने का, अब नीट की एग्जाम सितंबर को है, तो क्लास सितंबर को चालू होगा क्या, ऐसा पूछ रहे हैं ओमकार। अब नीट की एग्जाम 26 जुलाई को भी थी ना, इसके पहले। नीट की एग्जाम इसके पहले 26 जुलाई को भी थी, तो तब थोड़ी ना क्लास चालू होने वाले थे, और वो एग्जाम इटसेल्फ ही शिफ्ट हो गई। तो 13 सितंबर को एग्जाम है, इसका मतलब तब क्लास चालू होगा क्या, नहीं कुछ पता नहीं है। शायद तब एग्जाम भी ना हो पाए, एग्जाम भी उसके आगे भी जा सकती है, समझ रहा है। तो प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है, क्या होएगा आगे, आगे कब होगा, कब स्टार्ट होगा, ये प्रेडिक्शंस बहुत मुश्किल है, इतना सिंपल नहीं है। ठीक है चलो, थैंक यू थैंक यू। तो ये प्रेडिक्शंस इतना, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, किसी को भी पॉसिबल नहीं है, साइंटिस्ट लोगों को भी पॉसिबल नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। चलो, तो साइंटिस्ट लोगों का ये क्या है, शायद वो बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक ये एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अभी क्लासरूम चालू नहीं रहेगा वो नहीं, ये कोरोना का जो चल रहा है ये जनवरी फरवरी तक चल सकता है, ऐसा उनका कुछ साइंटिस्ट का बोलना है। अभी वो भी ट्रू नहीं रहता, कुछ लोग बोल रहे थे कि जुलाई में पीक आएगा, अभी बोल रहे कि नवंबर में आएगा, कभी बोलते हैं कि अगस्त में आएगा। तो किसी को इतना पक्का पता नहीं है क्या होने वाला है। तुम लोग पढ़ाई करने का, दिन भर घर पे बैठे हो तो क्या करो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो। दिन भर घर पे बैठ बैठ के क्या होता है, सब खराब होता है, हेल्थ खराब होता है, वेट बढ़ता है, तो बोर्डम होता है, डिप्रेशन आ सकता है, पढ़ाई कम होता है। तो इसलिए एक टाइम फिक्स करो, सुबह या फिर शाम को, जब भीड़ कम रहता है, जब जहां पर भी ग्राउंड वगैरह पॉसिबल है तुमको, वहां पे जाके रनिंग या फिर साइकिलिंग करो, स्कीपिंग करो। ठीक है, तुमको जो फ्रेश करता है वो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो करो। मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ तो करो तुम भी, और घर वालों को भी बोलो कुछ तो करे। या ये वो बाबा रामदेव का करे, फुस 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 फुस, वो करे फुस 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 फुस, कुछ तो करे, एक्सरसाइज करना चाहिए हर एक को। ठीक है चलो देखो, और क्या है, ओपन एयर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अगर ओपन एयर में घूम रहे हो तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज्ड एनवायरमेंट एंड क्राउड, लफड़ा किधर है, तुमको पहले भी बोला है, क्लोज्ड एनवायरमेंट, क्राउड एंड नो मास्क, सबसे बड़ा लफड़ा है। क्लोज्ड एनवायरमेंट में जाने का नहीं, मतलब बंद रूम है, वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे जाने का नहीं, और क्राउड है। ठीक है, बाकी थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते रहो तो डिप्रेशन नहीं होगा, तो थोड़ा अच्छा फिजिकल हेल्थ भी रहेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक है, सुनो मेरा जरा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। पढ़ाई कितना होना चाहिए, 8 to 9 आवर्स डेली पढ़ाई होना चाहिए। 8 to 9 आवर्स डेली पढ़ाई होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स देखने को नहीं आ रहे। अभी अपने क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स थे तुमको पता है, 120-130 के आसपास रहेंगे। अभी कितने आ रहे हैं ऑनलाइन? तो ऐसा मत सोचो कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा तो हम लोग भी पढ़ाई ना करें, ऐसा मत सोचो। ठीक है, हर एक क्लास में ऐसा ही हो रहा है, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक क्लासेस में ऐसा ही हो रहा है, हर एक इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही हो रहा है। ये क्यों है? क्योंकि जो इनसिंसियर है, जिनको क्लासरूम में बैठ के ध्यान नहीं लगता बोर्ड के ऊपर, मैं जब गाली देता हूँ उसको 10 बार, तब भी उसको बोर्ड की तरफ देखने का उसका मन नहीं लगता, उसका हमेशा इधर उधर डिस्टरबेंस होते रहता है। तो वो लोग ऑनलाइन पे लेक्चर कैसे देख पाएंगे? वो क्लासरूम में बैठ के, मेरे सामने बैठ के, मैं जब उसको 10 बार गाली देता हूँ, फिर भी वो बोर्ड की तरफ उसको देखने का मन नहीं रहता। तो वैसे वाले स्टूडेंट्स
कि जिनका कंसंट्रेशन कम है वो वाले ऑनलाइन पे लेक्चर्स नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन तुम लोग ऐसा गलत फहमी में मत रहो कि बहुत स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं देख रहे तो मेरिट बहुत ही कम आ जाएगा और तुम्हारा नंबर इजीली लगेगा। ऐसा नहीं है। जितने भी सिंसियर लोग हैं उतने ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, जितने भी सिंसियर स्टूडेंट है, और सिंसियर स्टूडेंट इतना ही रहता है 10-15%, 10-15%, इतने ही 15 मैक्सिमम 20%, इतने ही सिंसियर स्टूडेंट्स रहते हैं। और इतने सिंसियर स्टूडेंट्स हर एक क्लासेस में, हर एक जहां पर भी क्लास है उनका, वहां पे अच्छे से लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा गलत फहमी में मत रहो कि कोई भी देख नहीं रहा तो मैं भी नहीं देखूंगा, ऐसा मत सोचो तुम लोग। जो सिंसियर है, जिनका कंपटीशन तुम्हारे साथ है, जो सिंसियर है और जिनका कंपटीशन तुम्हारे साथ है, वो लोग लेक्चर देख रहे हैं और वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमको भी पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो, मैं डेली बोल रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कम हो रहा है स्टूडेंट्स का। डेली ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कम हो रहा है स्टूडेंट्स का, तुम्हारा भी कम हो रहा है। टीचर लोगों का एनर्जी कम हो रहा है तो स्टूडेंट्स का तो छोड़ो, टीचर रोने लग रहे हैं अभी। ये एग्जाम 26 जुलाई का जब 13 सितंबर गया तब टीचर रोने लग रहे हैं, ओके। अब कितना टाइम वही लेने का है, वो कितना टाइम एग्जाम मोड में रहने का। तो सबको परेशानी हो रही है। 2 दिन मेरा सर दर्द हो रहा था जब वो 26 जुलाई का एग्जाम पोस्टपोन होने का न्यूज आया, तब 5-6 दिन, 3-4 दिन ऐसा मेरा सर दर्द हो रहा था। मतलब बच्चों को एग्जाम के मोड में मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो सबको प्रॉब्लम है, लेकिन तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ो, दिन का 8-9 घंटा पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो, हाँ, प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। ओके, चालू करेंगे। कंक्लूजन क्या है, इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूं मैं हर हर टाइम तुम्हें? पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ रहे वो पक्का भुगतेंगे, उनको पक्का उतना वो टाइम देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर गैप लेके उनको करना पड़ेगा अगर उनको कुछ करना है तो। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जिनको फ्रेश में लगने वाले थे, पढ़ाई नहीं कर रहे तो रिपीट करना पड़ेगा। जो रिपीट में लगने वाले थे उनको और एक बार रिपीट करना पड़ेगा। तो 1 साल पक्का ज्यादा लगेगा अगर तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है। चलो, काम पे लोगों, पढ़ाई करते रहो। तो क्या है, चलो क्या है, फर्स्ट क्या देखा है हमने, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने का, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालने का। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, आर बार ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर बार ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन, आर बार ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई बार, समेशन एम आई आर आई बार अपॉन समेशन आर आई, समेशन एम आई अपॉन समेशन एम आई। उसके बाद देखा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर 3 मासेस है तो वही फॉर्मूला करना है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास देख लिया। सेंटर ऑफ मास के बाद क्या चल रहा था, उसका कुछ तो प्रॉपर्टी पूरा लिख के लिया है क्या, कितना प्रॉपर्टीज लिख के लिया, मुझे याद नहीं आ रहा कितना प्रॉपर्टीज लिख के दिया है। 7 प्रॉपर्टीज है टोटल, तुमको कितना लिख के दिया है मैंने, प्रॉपर्टीज 7 है। अब दिखता नहीं तुमको, ये दिखेगा नहीं, लेकिन कितना लिख के दिया है, 5 दिया है, ठीक है, ओके। तो इफ सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन देन सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, ये दिया है ना। तो चलो 6 देता हूं, 6th नंबर, चलो लिखो। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, शायद ये भी दिया है रे, हो गया पूरा। सपोज सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक बार देखो, शायद दिया है मैंने। सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालने का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास, m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास अपॉन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने का, m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट मास, m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड मास, वेक्टर में है अभी, ये वेक्टर में है सब, ये भी वेक्टर में है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये भी हो गया है, शायद नहीं हुआ तो लिखो, एक्सेलरेशन हर एक मास का दिया है,
तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे निकालने का, दो फॉर्मूले है, दोनों लिख के ले लो। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, चलो लिखो। हो गया? हो ये हुआ है, ऐसा ही याद आ रहा है मुझे। चलो, तो न्यूमेरिकल्स चालू थे, उसमें से एक दो लिया था शायद, एकदम सिंपल सिंपल। अभी जरा अवकाद वाले अच्छे न्यूमेरिकल्स लेते हैं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। ये डिफिकल्ट वाला पार्ट है, रोटेशनल मोशन चैप्टर इटसेल्फ डिफिकल्ट है। हम लोगों ने डिसाइड किया था, सोरगेकर सर और मैंने, की जब फिजिकल चालू होता है तब रोटेशनल मोशन लेंगे, लेकिन तब हमको लग रहा था कि शायद चालू होगा, लेकिन अब लग रहा है कि अभी कुछ पता नहीं, तो इसलिए रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया है। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है ये पार्ट, तो थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेशन से देखो। ये वाला खास करके, ये सेंटर ऑफ मास वाला भी ज्यादा डिफिकल्ट है रोटेशनल में। ओके, चलो तो हाँ, मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम स्लो स्पीड में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन तुम तुम्हारी तरफ से पूरा एकदम फुल अटेंशन देना। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहा है, AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, क्या है? टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m। देखो क्या बोल रहा है। टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m। इधर एक है m मास और इधर एक है ऐसा 2m मास। दो स्पेरिकल बॉडीज है ऑफ मास m and 2m, एंड रेडाई कैपिटल R एंड 2r। इसका रेडियस है r एंड इसका रेडियस है 2r, रिस्पेक्टिवली आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर उनको रिलीज किया, रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विथ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू 12r। इसका सेंटर और इसका सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12r। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12r। अब क्या बोल रहा है, इफ, अच्छा न्यूमेरिकल है, सुनो एकदम ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे से देखो, समझेगा तो अच्छा है। If they attract each other due to gravitational force only, then find out distance covered by smaller body just before collision. Then find out distance covered by smaller body just before collision. ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या है, यहाँ पे छोटा मास है उसका रेडियस, यहाँ पे बड़ा मास है उसका रेडियस, इस पे और कुछ फोर्स नहीं है। जो फोर्स है वो ये एक दूसरे पे लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच का है, लेकिन बाहर से कोई और उसको फोर्स नहीं लगाता। मतलब यहाँ पे अर्थ है और अर्थ उसको नीचे खींच रहा है, ऐसा वाला कुछ फोर्स नहीं है। फ्री स्पेस में अपना अपना दो ही ऑब्जेक्ट्स है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको इधर खींचेगा, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ऐसा पास 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 आएंगे। और पास आके समझो, मैं एज्यूम करता हूं कि ये ऐसा इधर आके चिपकने वाले हैं, इधर आके चिपकने वाले हैं। ठीक है, समझ रहा है क्या? ये इधर है बड़ा स्पेयर है ऐसा, ये बड़ा स्पेयर इधर आएगा ना, तो ये बड़ा स्पेयर इधर तक आएगा बीच में, ये छोटा इधर तक आएगा। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दोनों भी आएंगे और इस पॉइंट पे आके चिपकेंगे। तो अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे आके वो चिपकते हैं, जिस पॉइंट पे आके कोलाइड होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, उस पॉइंट को मैं एज्यूम कर रहा हूं ओरिजिन। कहां पर भी एज्यूम करो ओरिजिन, इधर 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 इधर,
बहुत सारी जगह पे ओरिजिन एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैं कहा वो हमें सही आता है, किधर भी एज्यूम करो आंसर सही आता है, लेकिन मैंने ओरिजिन कहां पर एज्यूम किया है, जहां पर वो दोनों आके टच करते हैं वहां पर। ठीक है, समझो, थोड़ा अच्छा से समझो। तो वहां पर मैं लेता हूं ऐसा y एक्सिस, तो ये है अपना ओरिजिन, ये है अपना ओरिजिन। ठीक है, चलो अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, चलो देखो अभी एकदम अच्छा है। देखो क्या है, ये जो छोटा स्फीयर है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इधर था, इधर आके बैठा है। ये छोटे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। छोटे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां पर था उसका सेंटर, अब इधर आ गया ना, तो छोटे ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, x। थोड़ा बड़ा निकालता हूं तुमको अगर दिख नहीं रहा तो ये x, छोटे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x। तो फिर बड़े ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सब थोड़ा सोचना है, वह सोचने वाला ही है इधर, ऐसा गाउटी कुछ नहीं है। तो बड़े ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कुछ तो किया होगा, बड़े ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ तो किया होगा, छोड़ो उसका क्या है, वो हमको लगता नहीं, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा। तो अभी देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला x है, इतना पकड़ो। अभी छोटे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये x, वही तो निकालना है। ओके, तो जब भी इंटरनल फोर्स रहता है, सुनो व्यवस्था, जब भी इंटरनल फोर्स रहता है तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता। व्हेनेवर फोर्स इज इंटरनल, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। तो ये दोनों जब दूर थे तब सेंटर ऑफ मास जहां पर था, अब पास आके चिपकते हैं तब भी सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है, तब भी सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है। देखो ये नीचे फ्लोर जो है वहां पर फोम है, नीचे जो फ्लोर है वहां पे सोप का वाटर है। घर पे तुम लोग ये मार्बल साफ कर रहे हो, ऐसा घर पे एक्सपीरियंस भी देखा होगा, घर पे मार्बल है, मार्बल तुम लोग साफ कर रहे हो, और उस पे हमने क्या किया है, सोप का वाटर पुट किया है। सोप का वाटर है तो फ्रिक्शन एकदम कम होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई है, बहन है, या फिर कोई भी है, उसको तुमने क्या किया, पुश किया, उसको तुम लोगों ने क्या किया, ऐसा पुश किया, तो वो उधर जाता है। तो तुम लोग क्या इधर रुकते हो क्या, नहीं, तुम लोग भी ऐसा पीछे जाओगे, ऐसा इधर एक क्या, या फिर एक ऑब्जेक्ट है, चेयर है या फिर टेबल है, जो भी है, उसको उधर पुश किया तो टेबल उधर जाएगा, हम उधर जाएंगे, ऐसा होता है। तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पुश किया है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पुश किया, उसका और अपना सेंटर ऑफ मास दोनों का मिलके जिधर है, उसको पुश करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जितना उधर जाता है उतना ये मास इधर जाता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। ये लिख के लो, शायद लिख के दिया है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में हुआ होगा, नहीं हुआ है लिख के लो, ये प्रॉपर्टी में नहीं हुआ, लिखो लिखो एक बार, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल है लेकिन एकदम मजा आएगा, समझेगा तो मजा आएगा। समझता है तुम लोग, थोड़ा कंसंट्रेट करो, समझता है क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, चलो लिखो नोट, position of center of mass, position of center of mass does not change, position of center of mass does not change because of internal force, because of internal force, position of center of mass does not change, position of center of mass does not change, position of center of mass does not change because of internal force। ठीक है, चलो
तो देखो वापस मैं बोलता हूं इधर, तो सेंटर ऑफ मास जब ये दोनों दूर थे और सेंटर ऑफ मास ये दोनों पास आने के बाद वहां पर ही है, वो कुछ चेंज नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास उधर का उधर ही है, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स मतलब क्या, मैंने इस पे लगाया तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इन दोनों को मिलके हमने सिस्टम कंसीडर किया है, तो इसने उस पे जो लगाया और इसने इस पे जो लगाया वो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। मैंने मेरे सर के ऊपर फोर्स लगाया, ऐसा मैंने मेरे सर के ऊपर फोर्स लगाया, दिस इज इंटरनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटी जो मेरे सर को नीचे खींच रही है वो एक्सटर्नल है, ग्रेविटी मेरा सिस्टम के अंदर में नहीं पकड़ रहा हूं। तो ये इन दोनों का मिलके हमने सिस्टम कंसीडर किया है, दोनों का मिलके सिस्टम। तो इसने जो इस पे लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स और इसने जो इस पे लगाया वो इंटरनल है फोर्स, और उसका बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो पास में आ रहे हैं, और बाकी का बाहर का कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है, ऐसा है। तो देखो कैसा है, तो क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो अभी क्या है। तो इसको मैंने क्या पकड़ा है, ओरिजिन पकड़ा है। तो ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये बड़े वाले का सेंटर का डिस्टेंस, मतलब बड़े वाले का ये सेंटर ऑफ मास है, बड़े वाले का सेंटर किधर है, कितना डिस्टेंस पे है, 2r डिस्टेंस पे। बड़े वाले का सेंटर कितना डिस्टेंस पे है, 2r, और छोटे वाले का डिस्टेंस कितना पे है, r पे है। यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम किया है ना, तो बड़े वाले का सेंटर कितना डिस्टेंस पे है, 2r, और छोटे वाले का सेंटर कितना डिस्टेंस पे है, r पे है। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कब, आफ्टर, आफ्टर मतलब वो पास में आने के बाद, सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर, ऐसा लिखा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर, मतलब वो चिपकने के बाद x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। तो ये ऊपर नीचे जाता नहीं ना, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, इधर जाता है तो y x कोऑर्डिनेट ही बस चेंज होता है। तो कैसा करने का, m1 x1 पहला वाला मास, बड़ा स्फीयर पहला लेता हूं मैं, तो कितना 2m, इंटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2r, प्लस दूसरा वाला मास क्या है, कैपिटल M, m1 x1 प्लस m2 x2, और उसका डिस्टेंस कितना है, उस मास का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट की तरफ है इसलिए माइनस r, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये हो गया सेंटर ऑफ मास आफ्टर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास आफ्टर। अब सेंटर ऑफ मास बिफोर भी तो होना चाहिए, वो भी सेम उधर ही रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास आफ्टर इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास बिफोर। अब बिफोर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1 x1, तो पहला मास कितना है 2m, पहला वाला मास कितना है 2m, उसका बिफोर डिस्टेंस कितना है, वो चिपकने से, वो दोनों चिपकने से पहले डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये डिस्टेंस है, वो किधर है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो, समझ रहे हैं ना। पहले वाले मास का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो ये है, तो वो कैसे निकालने का, चलो पहले इधर का निकालते बाद में उधर का निकालते। और दूसरे वाले मास का इधर क्या आएगा, m2 x2, दूसरा वाला मास इंटू उसका डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस कितना है, ये दूसरे वाले मास का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस है। तो ये कैसा निकालेंगे, देखो ये है r और ये पार्ट है x, ये x अज्यूम किया हमने, और ये r, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस x, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस x, लेकिन माइनस आएगा, इधर का माइनस मैंने बाहर लिया है, माइनस आएगा, लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है इसलिए माइनस, ये भी लेफ्ट की तरफ था इसलिए माइनस आर लिया, तो माइनस बाहर लिखा है, बस इतना क्या है, माइनस क्या किया है, बाहर लिखा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, बाद में तुम लोग आंसर और निकालो, कैलकुलेशन करो, थोड़ा ध्यान इधर दो पहले, नहीं तो समझेगा नहीं, ये चिल्लर नहीं है। तो छोटा मास और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये
तो ये पूरा डिस्टेंस मतलब दिस प्लस दिस, ये है छोटा आर, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये है एक्स, तो आर प्लस एक्स, लेकिन लेफ्ट की तरफ है इसलिए माइनस आर प्लस एक्स। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? टोटल इन दोनों के बीच में है 12 आर, टोटल इन दोनों के बीच में 12 आर है, तो उसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा ना। ये कितना आया अभी अपना, ये टोटल 12 आर, हमको ये निकालना है, ये चाहिए मुझे। ये टोटल 12 आर है, उसमें से ये वाला पार्ट कितना अभी लिखा ना उधर, आर प्लस एक्स, तो 12 आर में से आर प्लस एक्स गया तो कितना आता है, 11 आर माइनस एक्स, तो कितना आता है 11 आर माइनस एक्स, तो यहाँ पे 11 आर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हुआ क्या? कितने लोगों को अंडरस्टैंड हुआ अभी? इसको बस अभी सॉल्व करने का x निकल जाएगा, x ही अपना आंसर है। अंडरस्टैंड हुआ क्या? नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेने का, डिफिकल्ट है मुझे पता है, तो बोलो कैसा है, क्या करो? कितने लोगों को समझा बोलो मुझे, नहीं समझा तो क्या टेंशन लेने का, नहीं बोलने का। ओके, तो इतना लिख के लो, डायग्राम निकालो, ये लिख के ले लो, और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट करो काम। डायग्राम एक बार लिख के लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर सॉल्व करेंगे। इधर थोड़ा डिफिकल्ट है, सेंटर ऑफ मास का ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स थोड़ा डिफिकल्ट है, इंटरनल फोर्स वाला। देखो समझता है क्या? मैं एकदम आराम से समझाता हूँ, समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो छोड़ दो, नहीं समझा तो ये वाले न्यूमेरिकल्स, ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स छोड़ो। ठीक है, लिखो पहले, इधर तक लिखो, मैं रिपीट करता हूँ। सिक्स आर आ रहा है क्या? सिक्स आर नहीं आएगा, सिक्स आर आंसर नहीं है। देखो एक बार, सिक्स आर नहीं आएगा, इधर नीचे का और वो नीचे का कैंसिल होता है, फिर सॉल्व करो बाकी का। चलो बोलो, हो गया? लिख के हो गया क्या? ठीक है, ओके चलो एक बार इधर मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, फिर आगे जाएंगे। क्या क्या आंसर निकाल रहे हो रे? 7.8, 7, 6, एक भी ऑप्शन में नहीं है, एक भी ऑप्शन में नहीं। 1.5, 2.5, 4.5, 7.5 ऐसा है।
कुछ भी आंसर निकाल रहे हो। चलो इधर, चलो देखो इधर अभी कैसा है, मैं और एक बार रिपीट करता हूं फिर सॉल्व करेंगे। चलो तो देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट था छोटा, ए इधर, यहां पर ऑब्जेक्ट था छोटा, यहां पर ऑब्जेक्ट है बड़ा, ठीक है। दोनों को छोड़ दिया तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, इसलिए दोनों पास 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 आते हैं और कोलाइड होके चिपक के बैठते हैं। बाहर का कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास आफ्टर एंड सेंटर ऑफ मास बिफोर, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास बिफोर, और ये है सेंटर ऑफ मास आफ्टर, दोनों एक ही रहने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास आफ्टर इजी है, तो पहले करता हूं मैं। नीचे m1 प्लस m2 रहता है, तो m1 प्लस m2 नीचे आएगा, उठी था ये। ऊपर क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2। तो m1 इसका मास कितना है, पास में आने के बाद, इसका मास कितना है 2m, और इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 2r, प्लस इसका मास कितना है m, और इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, इसलिए माइनस r, और नीचे m1 प्लस m2। क्लियर इतना? ओके। उधर देखो बिफोर, ऐसा है क्या, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया मास बिफोर, ये क्या हो गया, मास बिफोर, और ये सॉरी सेंटर ऑफ मास बिफोर, ये हो गया सेंटर ऑफ मास आफ्टर। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखो m1, ये पहला वाला मास 2m, और इसका डिस्टेंस कितना है, पहला वाला मास कितना है 2m, और इसका डिस्टेंस कितना है देखो। तो वो डिफिकल्ट था, तो पहला हमने वो किया छोटा वाला मास, तो छोटा वाला मास इंटू उसका डिस्टेंस। तो छोटा वाला मास इधर है बिफोर, और उसका डिस्टेंस कितना है ये पूरा, तो ये है r और ये है x, तो टोटल कितना हो गया r प्लस एक्स, लेकिन लेफ्ट की तरफ है इसलिए माइनस r प्लस एक्स। अभी ये हो गया r प्लस एक्स, टोटल है 12r, ये r प्लस एक्स, टोटल है 12r, तो बचा कितना 12r माइनस ये r प्लस एक्स, 12r माइनस r प्लस एक्स, तो वो 11r माइनस एक्स, तो इधर लिखा, ठीक है। यहाँ पर 5m दिया है क्वेश्चन में, जो एररलेस में क्वेश्चन है बराबर है, यहाँ पर 5m दिया है, मैंने 2m दिया है, तो आंसर अलग आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको, ये पूरा कैंसिल हो गया, कैपिटल एम बाहर निकालो इसमें से, उसमें से भी कैपिटल एम बाहर निकालो, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ है उसको सॉल्व करता हूं मैं, 2 इंटू 2 4r, माइनस ए आर इज इक्वल टू, उधर क्या है 11r, माइनस वो r, तो 10r, है ना। 11 नहीं, थोड़ा अलग आएगा, रुको, 2 इंटू 11 तो 22r, माइनस 2x, 22r माइनस 2x, माइनस r माइनस x, तो 22 माइनस आर कितना हो जाएगा, 22 माइनस आर हो जाएगा 11r, 11 नहीं 21r, और माइनस 2x, और ये माइनस x कितना हो जाएगा माइनस 3x, तो कितना होता है देखो, और इधर करता हूं मैं, 4r माइनस r 3r, 22 माइनस 1 21r, और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3x, तो माइनस 3x को इधर भेजता हूं 3x, और ये आता है 18r, आंसर क्या आता है फिर 6r। चलो लिखो, आंसर क्या आता है 6r, हाँ 6r जिनका आया है सही है, आंसर क्या आता है 6r, माइनस नहीं आता आंसर, प्लस ही आता है, माइनस कैसे आएगा, आंसर माइनस नहीं आता। इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, माइनस थोड़ी ना, कोऑर्डिनेट्स पूछा नहीं है मैंने, डिस्टेंस पूछा है, तो प्लस ही आएगा आंसर, 6r आता है, प्लस आता है। चलो लिखो, चलो लिख के ले लो फटाफट।
चलो अंडरस्टैंड हुआ है अभी? चलो अंडरस्टैंड हो गया क्या? ठीक है ठीक है, चलो अंडरस्टैंड हो गया क्या? सबको सबको अंडरस्टैंड हुआ है क्या? बोलो कैसा है? ठीक है, चलो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स एक दो लेता हूं आज मैं, ऐसे ही एक दो न्यूमेरिकल्स लेता हूं। तो आज थोड़ा दिमाग को शॉर्ट बैठ सकता है, दिमाग थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, हैंग हो सकता है। आज ऐसे ही एक दो न्यूमेरिकल्स लेता हूं तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो, तो तुम लोग इसको, तुम्हें अगर और कंसेप्ट क्लियर करना है, तुम्हें लगता है कि और एक कंसेप्ट क्लियर करना है, तो क्या करो, इसको ओरिजिन पकड़ो। ये जो है छोटा वाला का सेंटर, तो छोटे वाले के सेंटर को ओरिजिन पकड़ के फिर सॉल्व करो, फिर भी आंसर आना चाहिए। तो वो लिख के ले लो, इसको ओरिजिन पकड़ के करो तो भी फिर भी आंसर इतना ही आना चाहिए 6R। लिखो वो काम, तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसा किया है मैंने, तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी। ठीक है, ट्राई करके देखो वैसा आता है क्या। ओरिजिन अलग कहां पर भी एज्यूम करो, ऐसा नहीं कि छोटे का सेंटर बड़े का सेंटर एज्यूम करना है तो वो करो, लेकिन ओरिजिन अलग जगह पे एज्यूम करके सॉल्व करो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलो अभी ऐसा ही एक एग्जांपल है, सीबीएसई पीएमटी 2012 का, मेरे बुक में 19 नंबर का क्वेश्चन है। सीबीएसई पीएमटी 2012 का है, मेरे बुक में 19 नंबर का क्वेश्चन है। चलो क्या बोल रहे हैं देखो अभी इधर, 2 persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at opposite ends of a boat। ऐसा एक बोट है, बोट ऐसा वैसा कैसा तो रहेगा, छोड़ो मैं लेकिन ऐसा पकड़ रहा हूं। ऐसा एक बोट है, इसके नीचे वाटर है, और इधर एक आदमी खड़ा है, और इधर एक खड़ा है। ये कितना है? 55 किलोग्राम का है, वो ये वाला है 65 किलोग्राम का है। लेंथ ऑफ बोट इज 3 मीटर, लेंथ ऑफ बोट इज 3 मीटर एंड मास ऑफ बोट इज 100 kg। बोट का जो मास है, बोट का मास कितना है? 100 kg है। मास ऑफ बोट इज 100 kg। तो यहां पे क्या बोल रहा है, द 55 kg मैन वॉक्स अप टू 65 kg मैन। 55 kg मैन वॉक्स अप टू 65 kg मैन।